हेलो दोस्तों, आज ये हमारा बीएससी का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 127 से स्टार्ट करेंगे और ये लगभग 136 तक का जो प्रोविजन है ये एक क्लॉज बनाता है। वैसे इसमें जो लास्ट सेक्शन आएगी वो 139 तक होगा चैप्टर आपका, तो पढ़ेंगे 139 तक, लेकिन ये एक क्लॉज बनता है आपका 127 से लेकर के 136 तक, जो कि विशेषाधिकार संसूचनाएं विशेषाधिकार संसूचना यानी इनको बोलते हैं प्रिविलेजेस कम्युनिकेशंस। ठीक है, अभी इसको बताते हैं। और ये जो चैप्टर है आपका, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसमें 121 सेक्शन से लेकर के 131 सेक्शन तक, ठीक है, वहां तक ये कवर करता है। और यहां पर हम देखेंगे तो ये 127 से लेकर के 136 सेक्शन तक आपका कवर करता है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहां पर इसमें जो विशेषाधिकार संसूचनाएं हैं इससे रिलेटेड एक अलग प्रोविजन बनेगा। ठीक है, और जो 137, 138 और 139 सेक्शन है इनका एक अलग क्लॉज बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले मतलब ये देखेंगे कि जो प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन होती हैं वो क्या होती हैं। प्रिविलेजेस कम्युनिकेशन, ठीक है, इनको बोलते हैं विशेषाधिकार संसूचनाएं। ये क्या होती हैं? बेसिकली जो कोर्ट होता है, जब कोर्ट के समक्ष कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों के संबंध में कुछ बातें जो होती हैं, उन बातों को ही हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कम्युनिकेशन। यानी कुछ बातें होती हैं कोर्ट के समक्ष में, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनसे रिलेटेड जो बातें हैं, जिनको कम्युनिकेशन कहा जा रहा है, उनको कोर्ट के समक्ष डिस्क्लोज करने। डिस्क्लोज मतलब क्या बोलते हैं? प्रकट करना, बताना, अपना जाहिर करना। तो डिस्क्लोज करने की विटनेस को, साक्षी को यहां पर क्या नहीं होती, परमिशन नहीं होती है। ठीक है ना, यहां पर उसको परमिशन नहीं मिलती है, या ये कहें कि उसको कंपाइल्ड नहीं किया जा सकता है, उसको विवश नहीं किया जा सकता है यहां पर। ठीक है ना, बाउंड नहीं किया जा सकता है। या एक तो ये हो गई कि उसको बाउंड नहीं किया जा सकता, कंपाइल नहीं किया जा सकता। अब वो खुद भी प्रकट करना भी चाहता है तो उसको प्रकट करने यानी डिस्क्लोज करने की परमिशन भी वहां पर नहीं दी जाएगी। तो ऐसे सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें प्रकट करने नहीं दी जाती हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी विशेषाधिकार संसूचनाएं कहलाती हैं, यानी प्रिविलेजेस कम्युनिकेशंस कहलाती हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इस तरीके से हम देखते हैं तो इसमें 2 टाइप की यहां पर कम्युनिकेशन है। ठीक है ना, जो कम्युनिकेशन हो गई यहां पर वो 2 टाइप की हो गई है। पहला क्या हो गया है? पहला तो ये हो गया है कि जिनको डिस्क्लोज करने से जो प्रिवेंट कर दी गई हैं, प्रिवेंट या कहेंगे आप प्रोहिबिटेड कर दी गई हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर उनको डिस्क्लोज किया जाएगा तो वो सिक्योर नहीं हो सकती हैं, यानी वो सुरक्षा की दृष्टि से उनको नहीं रखा जा सकता है ना। पब्लिकली उनको जो है नहीं आना चाहिए, पब्लिकली वो अनसिक्योर हो जाएगी बातें जो है, जो कम्युनिकेशन है। तो इस वजह से उनको प्रकट डिस्क्लोज करने से सिक्योर नहीं रखा जा सकता है। तो ये जो प्रोविजन हो गए आपके, ये 127 से लेकर 136 तक हो गए। अब कौन कौन सी ऐसी प्रिविलेजेस हैं, कौन कौन सी ऐसी संसूचनाएं हैं जो मतलब डिस्क्लोज नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला आपका 127 सेक्शन। तो 127 सेक्शन जो कि आपका 121 एविडेंस से रिलेटेड है, और यहां पर न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को यहां पर क्या है, प्रोटेक्शन यहां पर दी गई है। इस चीज के लिए प्रिविलेजेस मतलब दिया गया है।
ठीक है, यहां पर ये सेक्शन 127 कहती है कि कोई भी जज है या मजिस्ट्रेट है, वो कोर्ट में जज के और मजिस्ट्रेट के नाते जब वो कार्य करता है तो वहां पर वो अपने स्वयं के कंडक्ट के बारे में, ठीक है ना, कंडक्ट के बारे में, या फिर एक तो हो गया कंडक्ट के बारे में, दूसरा किसी ऐसी बात के बारे में जिस बात का ज्ञान या जिस बात की नॉलेज उस जज को या मजिस्ट्रेट के नाते उसको कोर्ट में हुई है, ठीक है ना, इन दो के बारे में, यानी किसी बात के बारे में जिस बात का ज्ञान या जिस बात की नॉलेज उसे कोर्ट में जज या मजिस्ट्रेट के नाते हुई है, ठीक है। तो ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को किन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, किन्हीं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उससे ऊपर की जो कोर्ट रहेगी उस कोर्ट में, उस कोर्ट के किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, किसके, जिसके वे अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट है, तो जिसके वह सबऑर्डिनेट है इसका मतलब हो गया कि उससे अबव कोर्ट जो रहेगी, हायर कोर्ट जो रहेगी, उसके आदेश के सिवाय, उसके स्पेशल ऑर्डर के अलावा उसको कंपेल्ड नहीं किया जाएगा न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को उस स्वयं के आचरण के बारे में और किसी ऐसी बात के बारे में पूछने के लिए जिसकी नॉलेज उसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते कोर्ट में हुई है, तो उसे विवश नहीं किया जाएगा ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। लेकिन अब यहां पर इसका एक्सेप्शन है, एक तरह से प्रोवाइजो जो लगा दिया है कि वो अन्य बातों के बारे में उनसे पूछा जा सकता है। किन बातों के बारे में? वे जो अदर मैटर हो गया उसके, और अदर मैटर उसकी उपस्थिति में यानी उनकी प्रेजेंस में हुए हैं, उस टाइम पर हुए हैं वो अदर मैटर या अदर इंसिडेंट जो हुई हैं वहां पर, वो तब हुई हैं जब वो ऐसे कार्य कर रहा था, तो उनकी जो उनकी प्रेजेंस में हुई हैं अन्य बातें, उनकी परीक्षा की जा सकती है, यानी उनको एग्जामिन किया जा सकता है वहां पर। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे इलस्ट्रेशन में कि सेशन कोर्ट है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष में उनके सामने अपने विचारण में ए कहता है, ए का ट्रायल किया जा रहा है सेशन कोर्ट के समक्ष, और वहां पर ए ने ये कहा है कि मजिस्ट्रेट बी के द्वारा उसका जो अभिसाक्ष्य है, अभिसाक्ष्य मतलब उसका जो एविडेंस लिया गया था, ठीक है, वो अनुचित रूप से लिया गया था, जो डिपोजिशन है उसका वो इम्प्रॉपरली वहां पर लिया गया था। तो इसके बारे में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ए को किसी सीनियर कोर्ट जो रहती है, सुपीरियर कोर्ट उसको बोलते हैं, सीनियर नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, सुपीरियर कोर्ट के विशेष आदेश के सिवाय उनको कंपेल्ड नहीं किया जा सकता है यहां पर, ठीक है। तो सेशन यहां क्योंकि इनके स्वयं के आचरण के बारे में और अन्य बात के बारे में जो उनकी नॉलेज में आई है, इनके बारे में नहीं किया जा सकता कंपेल्ड उनको। अब इसका आप यहां पर देखेंगे जो इसका तीसरा वाला है ना वहां पर आएगा, सेकंड वाला तो सेम ऐसे ही है कि मजिस्ट्रेट बी के सामने मिथ्या साक्ष्य है ना, यानी फॉल्स एविडेंस देने का ए सेशन कोर्ट के समक्ष एक्यूज्ड है यहां पर। अब जो सुपीरियर कोर्ट है यहां पर, सुपीरियर कोर्ट के स्पेशल ऑर्डर के अलावा अब यहां पर बी से सेशन कोर्ट के समक्ष मतलब ये नहीं पूछा जा सकता है कि ए ने मजिस्ट्रेट बी के समक्ष में जो मिथ्या साक्ष्य दिया है यहां पर फॉल्स एविडेंस में, उसमें क्या कहा था, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, मतलब एक तरह से प्रोसीडिंग की बात हो गई। प्रोसीडिंग जो मतलब चलती है आपकी उसमें जो ट्रायल चलता है उसके दौरान जो बातें होती हैं उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो ट्रायल से अदर जो चीजें होती हैं वहां पर, जैसे ए कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष में इसलिए एक्यूज्ड है क्योंकि उसने कोर्ट ऑफ सेशन जो सेशन जज है बी, सेशन जज बी के समक्ष जब उसका ट्रायल किया जा रहा था तब वहां पर किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया था, ठीक है ना, यानी वो अपना जो है उसने अटेम्प्ट किया मर्डर के लिए, पुलिस ऑफिसर का मर्डर करने के लिए। अब यहां पर
जो सेशन जज बी है, ठीक है ना, यहां पर अब जो सेशन जज बी हैं उनकी यहां पर ये एग्जामिन की जा सकती है कि क्या वहां पर जो है घटना हुई थी, ठीक है ना। तो ये यहां पर हो गया कि जैसे वकील पर जो एक्यूज्ड होता है वो हमला करता है या जज पर करता है, वहां के डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है, या फिर जो है जो सामने अपोजिट पार्टी रहती है उस पर कोई अटैक करता है, ठीक है, वहां मर्डर करता है, गोली चलाता है, इस तरह की चीजों को कोर्ट जो है, जो सुपीरियर कोर्ट होती है, उनसे वहां पर उनकी एग्जामिन की जा सकती है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी सेक्शन 127 से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है प्रिविलेजेस में, तो यहाँ पर जजेस के लिए और मजिस्ट्रेट के लिए प्रिविलेजेस हो गया, और 128 जो सेक्शन है वो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के लिए प्रिविलेजेस की बात करता है, ठीक है। तो 128 जो कि 122 सेक्शन से कोरिलेट करता है आपका एविडेंस से। अब यहां पर जो 122 सेक्शन है, यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति होता है, यहां पर एक बात कही है कि जो विवाहित स्थिति है, यानी मैरिज के दौरान, विवाहित जब दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं, तो विवाहित स्थिति के दौरान में कोई कम्युनिकेशन अगर की जाती है तो उसकी क्या स्थिति है। तो कोई भी व्यक्ति है जो मैरिड है, ठीक है, या फिर जो मतलब मैरिड रह चुका है, अब नहीं है, अब वो अलग रह रहा है, लेकिन या तो जब वो मैरिड है प्रेजेंट में, मतलब एक ही शादी की हुई है, कोई डाइवोर्स नहीं है ना, तो या फिर वो मैरिड रह चुका है, तो यानी इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई है उससे वो या तो डाइवोर्स हो चुका है या फिर अपना जो है वो अलग रह रहे हैं किसी भी तरीके से। तो किसी उन दोनों के बीच में कोई भी व्यक्ति किसी कम्युनिकेशन को, अब कम्युनिकेशन कौन सी, जो किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी अब दो व्यक्ति ए और बी आपस में विवाहित हैं या विवाहित रह चुके हैं, तो जो किसी भी व्यक्ति द्वारा, यानी ए मान के चलो, ए नामक व्यक्ति के द्वारा जिससे वह विवाहित है, यानी बी से अगर वह विवाहित है या बी से विवाहित रह चुका है ना, विवाहित स्थिति के दौरान, यानी जब उनके बीच में वो शादी यानी उनका वैवाहिक जीवन जब चल रहा था, ठीक है ना, तब उस वैवाहिक स्थिति के दौरान में ए ने बी को बताई या बी ने ई को बताई थी, तो उस संसूचना को, उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए उनको कंपेल नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक तो यहां पर विवश नहीं किया जाएगा डिस्क्लोज करने के लिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि ना ही उसे किसी ऐसी कम्युनिकेशन को भी डिस्क्लोज करने की परमिशन दी जाएगी, मतलब ना तो उन्हें विवश किया जाएगा, तो एक कंडीशन होगी, ना ही उन्हें परमिशन दी जाएगी। कब तक, जब तक कि वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, यानी ए और बी में से अगर ए डिस्क्लोज करना चाहता है तो बी परमिशन ना दे दे, तो जब तक वह व्यक्ति जिसने वह कम्युनिकेशन दी है, यानी अगर ए ने दी है या उसका हित प्रतिनिधि, है ना, यानी अगर ए डिस्क्लोज करना चाह रहा है तो बी ने ये कम्युनिकेशन दी है, या बी का रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो होता है, उसका हित प्रतिनिधि, वो अपनी कंसेंट जब तक नहीं दे देता है, ठीक है ना, तब तक उसको परमिशन भी नहीं दी जाएगी, ना ही उसको कंपेल किया जाएगा। तो एक एक्सेप्शन तो इसका यही आ गया, है ना, जब तक वह अपनी कम्युनिकेशन के लिए खुद वह व्यक्ति या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट वो कंसेंट नहीं दे देता है। तो इसका मतलब हो गया कि कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है जब वह व्यक्ति अपनी कंसेंट दे दे या उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट वो परमिशन या कंसेंट अपनी दे देता है, ठीक है। और सिवाय उन वादों में ये भी कंसेंट जो है दी जा रही है, डिस्क्लोज जो किया जाएगा वो सिवाय उन वादों में ये प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पर जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हो, या फिर उन कार्रवाइयों में जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए वहां पर प्रोसिक्यूटेड है ना, या अभियोजित है। तो होता क्या है कि जब पति पत्नी के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है वो इस तरह की पर्सनल और प्राइवेट कम्युनिकेशन भी होती हैं,
तो वहां पर उनकी पर्सनल प्राइवेट जो डिस्कशन होते हैं, कम्युनिकेशन जो होती है, उनको बाहर जो है लाने से रोका जाए। ठीक है, तो यहां पर यही चीज है कि जो बंद कमरे की चीजें हैं या बंद कमरे की बातें उनको बाहर लाने से रोका जाए। अब जैसे होता क्या है, और ये होता क्या जब एक दूसरे के अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग होती है ना, ये तब के लिए जो है ये मायने रखती है बातें। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन की अगर बात आती है कि एक्सेप्शन कौन सा बन जाता है यहां पर, तो कौन डिस्क्लोज मतलब कर सकता है, तो यहां पर एक तो ये है कि जिस व्यक्ति ने यहां पर कम्युनिकेशन या संसूचना दी है वो व्यक्ति है ना, जिसने यहां पर, अब इसके अपवाद की अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन की, कि कब वो डिस्क्लोज कर सकता है, कब परमिशन दी जा सकती है, तो जिसने यहां पर संसूचना यानी कम्युनिकेशन दी है, यानी बात बताई है जिसने, वो या फिर उसका हित प्रतिनिधि। ठीक है, ये अपना प्रकट करने की जब कंसेंट दे देता है तो तब डिस्क्लोज किया जा सकता है। दूसरा, यहां पर ये जो लगा दिया ना सिवाय उन वादों में, तो यहां पर जब उनके बीच में आमने सामने यानी एक दूसरे के अगेंस्ट जब वो केस करते हैं, तो तब उन कार्रवाइयों में वे क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो यहां पर आ गया विवाह के पक्षकार, विवाह के पक्षकार जो म्यूचुअल, यहां पर म्यूचुअल जो प्रोसीडिंग होती है, सूट या प्रोसीडिंग जो होती है, वाद या कार्यवाही, वाद या कार्यवाही में एक दूसरे के अगेंस्ट में, एक दूसरे के विरुद्ध क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि पति पत्नी जो दोनों होते हैं, उन पति पत्नी में से कोई भी क्या कर सकता है, उस कम्युनिकेशन के अलावा कोई भी अगर बात होती है, जिस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने की परमिशन नहीं दी गई है, उसके अलावा जो अदर कम्युनिकेशन है, तो उस संसूचना के अतिरिक्त जो संसूचना रहेगी उसे वो एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। फोर्थ इसका एक्सेप्शन क्या है, फोर्थ एक्सेप्शन ये है कि जो विवाह के जो पक्षकार हैं, विवाह के जो पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, उनसे अदर पर्सन जो है, जो भिन्न व्यक्ति है, वो डिस्क्लोज मतलब कोर्ट के समक्ष जो क्या कर सकता है, एविडेंस यहां पर दे सकता है। तो ये चार इसके एक्सेप्शन हैं। ठीक है, अब बात आती है इससे रिलेटेड जजमेंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें प्री का जजमेंट बनता है आपका, पलानी वर्सेस सेथु का वाद। ये किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन आपका 128 से रिलेटेड है ना। 122 आपका एविडेंस 1872 वाला। यहां पर यही बात कही गई थी कि विवाह के दौरान की जो बातें हैं वो पक्षकार की अनुमति के बिना डिस्क्लोज नहीं करने दी जा सकती हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो जजमेंट है वो है MC वर्गीज, ये भी प्री में पूछा जाता है, MC वर्गीज वर्सेस TJ पोन्नान। ठीक है, 1970 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1970 का है। तो इसमें भी यही बात कही गई थी कि जो शादी होती है विवाह के पहले या विवाह जब डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद जो कम्युनिकेशन दी जाती है, जो बातें बताई जाती है एक दूसरे को, उसको बताने के लिए विवश यहां पर किया जा सकता है। क्योंकि विवाह के पहले या विवाह के बाद यानी विवाह के विघटन के बाद, यानी जो डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद अगर कोई कम्युनिकेशन एक दूसरे को दी जाती है तो उसको बताने के लिए यहां पर डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक और यहां पर जजमेंट है राम भरोसे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य
1954 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में यही बात कही गई थी कि जो पति होता है, पति की कम्युनिकेशन यानी पति की बातों को पत्नी को या पत्नी की बातों को पति को डिस्क्लोज करने के लिए वहां पर विवश नहीं किया जा सकता है, कंपेल नहीं किया जा सकता। और कोई जो वाइफ है, पत्नी है, वो ये एविडेंस दे सकती है कि मतलब ये कहा गया कि कोई पत्नी ये एविडेंस दे सकती है कि उसके पति ने किसी विशेष ओकेजन पर, स्पेशल ओकेजन पर क्या कार्य किए थे, लेकिन ये बात नहीं बता सकती है कि उसने क्या कहा था। ठीक है ना, तो उनके कार्यों को बता सकती है, लेकिन उसने कोई बात क्या कही थी उसको डिस्क्लोज वहां पर नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में इसमें लेटेस्ट फिर एक जजमेंट आता है आपका विभोर गर्ग वर्सेस नेहा 2025 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस जजमेंट में यह बोला था कि डाइवोर्स के मामले में पति के द्वारा पत्नी से अगर की गई फोन वार्ता, जो टेलीफोन पर बातचीत होती है, और वो अगर रिकॉर्ड कर ली जाती है तो वो रिलीवेंट के रूप में, मतलब एविडेंस के रूप में वो रिलीवेंट मानी जाती है। ठीक है, और सेक्शन 122 यानी प्रेजेंट में जो 128 है, सेक्शन 122 के एक्सेप्शन के अंतर्गत में वो आती हैं। कब आती हैं? जब उनके म्यूचुअल उनमें सूट फाइल हो। ठीक है ना, म्यूचुअल जो केस प्रोसीडिंग जो उनके बीच में होती है, जब एक दूसरे के अगेंस्ट अगर वो कोर्ट में जाते हैं, तो पति पत्नी के बीच की जो टेप रिकॉर्डिंग की बातें होती हैं, जैसे मोबाइल के माध्यम से मेमोरी कार्ड में टेप कर लिया जाता है, तो उसको डाइवोर्स के मामले में पति के द्वारा कोर्ट में पेश किए जाने से जो पत्नी है उसकी राइट टू प्राइवेसी है उसका वायलेशन नहीं होता है, क्योंकि जो सेक्शन 122 है ये राइट टू प्राइवेसी को मान्यता प्रदान नहीं करती है, उसको रिकॉग्नाइज्ड नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका जो है इससे रिलेटेड जजमेंट थे, लेटेस्ट प्लस लीडिंग जजमेंट। अब उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट सेक्शन है आपकी, वो है आपकी 129। 129 आपकी जो सेक्शन है, राज्य के कार्यकलाप के बारे में एविडेंस, यानी एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट। अब यहां पर ये क्या कहती है सेक्शन 129, जो कि आपकी 123 एविडेंस रिलेटेड है। कोई भी व्यक्ति राज्य के किन्हीं भी कार्यकलाप से संबंधित, यानी कोई भी व्यक्ति जो स्टेट के जो ऑफिशियल अनपब्लिश्ड जो रिकॉर्ड होते हैं और वो रिलेटेड होते हैं स्टेट के अफेयर से, यानी राज्य के मामलों से संबंधित, है ना। अफेयर्स मामलों को भी बोलते हैं अफेयर्स। तो कोई भी व्यक्ति राज्य के किन्हीं भी मामलों से संबंधित जो प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट मतलब क्या करता है, स्टेट का मतलब यहाँ पे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट क्या करता है, वो गजट में वहां पर पब्लिश कर देता है। तो जो पब्लिश नहीं है यानी अनपब्लिश्ड है, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड से उससे व्युत्पन्न यानी उससे डिराइव्ड जो बातें हैं, है ना, वो कोई भी एविडेंस देने के लिए वहां पर परमिट नहीं किया जाएगा। कब नहीं, सिवाय कब तक नहीं किया जाएगा, ये एक्सेप्शन एक तरह से यहाँ पे आ गया है कि जब संबंधित विभाग का जो हेड ऑफिसर होता है, यहाँ पर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो किसी पोर्टफोलियो का, किसी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो अगर परमिशन दे देता है तो तब उसको डिस्क्लोज करने की या एविडेंस देने के लिए उसको परमिट किया जा सकता है। अदरवाइज उसको एचओडी की परमिशन के, जो ऐसी परमिशन देगा या फिर वहां पर वो ऐसा परमिशन देने के बारे में सोचेगा, जैसा भी वो ठीक समझता है, तो जब तक वो परमिशन नहीं देता है तब तक वो परमिट वहां पर नहीं किया जाएगा डिस्क्लोज करने या एविडेंस देने के लिए किसी भी व्यक्ति को। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो अगर वो ऐसे परमिशन दे देगा तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जनता के यानी पब्लिक इंटरेस्ट की होती हैं, ठीक है ना। और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं और ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्या होता है, दस्तावेज को डिस्क्लोज करने से जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना उसको नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि कोर्ट में इसलिए उनको जो है
प्रोड्यूस करने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाती है, पेश करने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाती है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, ये पब्लिक वेलफेयर के इंटरेस्ट में जो है ये यहाँ पर प्रोविजन लगाया गया है। और इसीलिए यहाँ पर एक मैगजिम है जो सेक्शन 129 से रिलेटेड है, उसको बोलते हैं सेलस पॉपुली एस्ट सुप्रीमा लेक्स। ठीक है, यानी इसका अगर हम देखते हैं तो ये हो गया आपका लोक कल्याण की भावना सर्वोच्च विधि है। तो ये मैगजीन किस सेक्शन से रिलेटेड है? सेक्शन 129 से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है अब उसको पढ़ते हैं, सेक्शन 130 जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। यहाँ पर सेक्शन 130 जो कि 124 सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोहिबिटेड किया गया है वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन को प्रोहिबिटेड किया गया है डिस्क्लोज करने से। तो यानी यहाँ पर क्या है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है उसे कोई भी ऑफिशियल यानी शासकीय विश्वास जिसको बोलते हैं, यानी ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में अगर कोई संसूचना है, कम्युनिकेशन है, उसको डिस्क्लोज करने के लिए यहाँ पर कंपेल नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक कि ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पर, पब्लिक ऑफिसर यहाँ पर जब तक वह समझता है कि उसको डिस्क्लोज करने से लोकहित की हानि होगी, है ना, यानी उसको डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट को क्या होगा? नुकसान होगा। तो वो क्या करेगा? पब्लिक ऑफिसर यहाँ पर जो उसको ऑफिशियली कॉन्फिडेंस में कोई संसूचना दी जाती है, बात कही जाती है, बताई जाती है, तो उसको डिस्क्लोज करने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपकी यहां पर। जैसे इसमें एक जजमेंट है दागी राम वर्सेस त्रिलोकी चंद जैन 1992 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर कोर्ट ने कहा कि 124 के तहत में जो प्रिविलेज है उसकी डिमांड तब नहीं की जा सकती है जब कोर्ट ने ही खुद किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने के लिए समन भेजा हो। ठीक है, तो वहां पर नहीं होगी। कोई नहीं कह सकता कि मैंने उनको क्या बताया, किसी पुलिस ऑफिसर को मैं नहीं बताऊंगा, है ना, पब्लिक ऑफिसर को। तो इसलिए यहाँ पर जो है जब अगर कोर्ट ने ही समन भेजा है तब वो व्यक्ति वहां पर कोर्ट के समक्ष क्या करेगा? बताएगा उन बातों को। ठीक है, तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो गई। उसके बाद में यहाँ पर ये भी एक तरह से ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही है, लेकिन अगर मेन क्वेश्चन ऑफिशियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड सेक्शन 3 में पूछी जाती है तो वो 130 ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपराधों को करने के बारे में कम्युनिकेशन, यानी ये किसको सुरक्षा देगी? यहाँ पर जो 130 है वो देगी पब्लिक ऑफिसर जो होते हैं उनको, और ये देगी मुखबिर को। ठीक है ना, ये मुखबिर की सुरक्षा के संबंध में है। यहां पर ये सेक्शन क्या कहती है? ये सेक्शन कहती है कि कोई भी मजिस्ट्रेट है या पुलिस ऑफिसर है, इन दोनों को कोर्ट में ये कहने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है कि किसी अपराध के संबंध में उसको कोई भी इंफॉर्मेशन वो कहां से मिली, कब मिली, ये डिस्क्लोज करने के लिए या बताने के लिए वहां पर उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। ऐसे ही सेकंड है कि किसी रेवेन्यू ऑफिसर को ये बात बताने के लिए वहां पर कंपेल नहीं किया जा सकता है कि उसको लोक राजस्व के विरुद्ध, है ना, यानी जो पब्लिक रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट में किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई सूचना या कोई इंफॉर्मेशन उसको कब मिली है वो बताने के लिए उसको विवश नहीं किया जाएगा।
तो यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर को, मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को, इनके लिए प्रोटेक्शन है कि इनको विवश नहीं किया जाएगा, प्रिविलेजेस यहाँ पर मिला हुआ है इनको। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब बताया है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसमें पब्लिक जो रेवेन्यू होता है उसकी किसी भी ब्रांच में वो वहां पर क्या करता है, बिजनेस करता है, ठीक है ना, या वहां पर एम्प्लॉयड है, यानी वहां पर अपॉइंट किया गया है, लगा हुआ है, एम्प्लॉयड बोलते हैं, लगा हुआ है किसी कार्य में वहां पर। अब जो नेक्स्ट है आपका सेक्शन 132, जो सेक्शन 132 है वो बात करता है आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की यहां पर, और ये आपका रिलेटेड है आपका 126 सेक्शन से। ठीक है, 126 जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट है उससे। अब यहां पर ये क्या कहता है, जो सेक्शन 132 है ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के संदर्भ में यहां पर बात आती है अधिवक्ता की। इससे पहले जो 1872 वाला जो एक्ट था उसमें 4 वर्ड थे, ए, बी, पी और एल, ठीक है ना, यानी अटॉर्नी हो गया, बैरिस्टर हो गया, मतलब यहाँ पे एडवोकेट हो गया, बैरिस्टर हो गया, प्लीडर हो गया और लॉयर यानी वकील हो गया। ठीक है ना। तो अटॉर्नी, बैरिस्टर, प्लीडर और लॉयर, यहाँ पर 4 वो थे पहले। अब क्या है, अब इन चारों की जगह पर एक ही नाम यहाँ पर बीएसए में रख दिया गया है, अधिवक्ता यानी एडवोकेट। ठीक है। मुवक्किल बोलते हैं क्लाइंट को। ठीक, तो यहां पर बात की गई है एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच जो भी बातचीत होती है उनके संबंध में, तो उसी को प्रोफेशनल कम्युनिकेशन यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर ये सेक्शन कहती है कि कोई भी एडवोकेट है वो अपने क्लाइंट की जब तक उसको एक्सप्रेस कंसेंट नहीं मिल जाती है, यानी अभिव्यक्त सम्मति उसको नहीं मिल जाती है, तब तक उसके सिवाय कोई भी एडवोकेट ऐसी किसी भी कम्युनिकेशन को वो डिस्क्लोज करने के लिए, है ना, कौन सी कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन उसके ऐसे एडवोकेट की हैसियत में उसको अपने सर्विस के दौरान, है ना, जिसको बोलते हैं इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या इन द कोर्स ऑफ सर्विस, उसे सर्विस के दौरान में और उसके प्रयोजन के लिए, ठीक है ना, किसके प्रयोजन के लिए, उस सर्विस के लिए उसके क्लाइंट के द्वारा या क्लाइंट की ओर से उसको दी गई है, या ऐसी कम्युनिकेशन किसी दस्तावेज की यानी किसी डॉक्यूमेंट की, किस डॉक्यूमेंट की, ऐसे डॉक्यूमेंट की जिससे वह अपनी जो प्रोफेशनल सर्विस है उसके अनुक्रम में, ठीक है ना, उसके अनुक्रम में या फिर उसके प्रयोजन के लिए, अपने प्रोफेशनल सर्विस जो है उसकी, उसके प्रयोजन के लिए वो क्या हो गया, उससे एक्वेंटेड हो गया है, परिचित हो गया है उससे। ठीक है ना। तो किसी भी डॉक्यूमेंट की, वो जिस डॉक्यूमेंट से वो क्या हो गया है, परिचित हो गया है, उस डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में जो भी बातें लिखी हैं उन बातों से जब वो परिचित हो गया है, तो उस डॉक्यूमेंट की कंटेंट को या उसकी जो कंडीशन है, दशा कथित करने को, है ना, यानी उसकी जो कंडीशन है उसको बताने को, या फिर किसी भी एडवाइस को, वो एडवाइस कौन सी, ऐसी एडवाइस जो उस सर्विस के दौरान में और उस सर्विस के प्रयोजन के लिए उसने अपने क्लाइंट को दी है, तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए किसी भी टाइम उसको क्या परमिट नहीं किया जाएगा, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तो 3 चीजें हैं जिनको डिस्क्लोज करने की यहाँ पर क्लाइंट जो एडवोकेट है उसको परमिशन नहीं दी जा सकती। क्या, पहली कम्युनिकेशन को, ठीक है ना। अब यहां पर पहले जब कम्युनिकेशन आप वर्ड चुन लोगे तो फिर यहां बात आएगी कि कौन सी कम्युनिकेशन, तो आपको ये बतानी है कि उस एडवोकेट की हैसियत में जो सेवा के अनुक्रम में मिली है या उसके प्रयोजन के लिए, ये फिर ये वर्ड आपको याद रखने हैं, हर उसी में है ये, तो ठीक है, सेवा के अनुक्रम में और उसके प्रयोजन के लिए क्लाइंट के द्वारा या उसकी ओर से दी गई है। तो पहली तो हो गई कम्युनिकेशन, दूसरी हो गई डॉक्यूमेंट की कंटेंट,
है ना। दूसरी क्या हो गई, उस डॉक्यूमेंट की कंटेंट, कौन से डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पर ये आता है कि वृत्तिक सेवा के अनुक्रम में या उसके प्रयोजन के लिए, जिनसे वो क्या हो गया, परिचित हो गया है, उसकी जानकारी में आ चुकी है। तीसरा यहाँ पर क्या है, तीसरा हो गया यहाँ पर सलाह, एडवाइस। अब सलाह कौन सी, जो सेवा, फिर वही बात आ रही है कि सेवा के अनुक्रम में यानी उसके सर्विस के दौरान में और उसके प्रयोजन के लिए, है ना, उसने अपने जो क्लाइंट है उसको बताई है। तो इन तीनों को डिस्क्लोज करने की परमिशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, अब बात आती है इसमें जो प्रोवाइजो लगा है यहां पर कि परंतु इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित बात को प्रकटीकरण से संरक्षण नहीं देगी। यानी ऊपर तो प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन इन बातों के लिए यहां पर प्रोटेक्शन जो है नहीं मिलेगा। किन बातों के लिए प्रोटेक्शन यहां पर नहीं मिलेगा, यानी किन को डिस्क्लोज किया जा सकता है, जो एडवोकेट वो डिस्क्लोज कर सकता है। पहला तो यहां पर यह है कि आप कोई भी इलीगल पर्पज के लिए यहां पर, यानी इलीगल पर्पज को आप फर्दरेंस करते हैं और उसमें तब कोई आप संसूचना यहां पर देते हैं, यानी कोई भी इलीगल काम आप करने के लिए कि मैं चोरी करना चाहता हूं, मैं मर्डर करना चाहता हूं, है ना, मैं लूट करना चाहता हूं, मैं किसी को धोखा देना चाहता हूं, किसी से फॉर्जरी करना चाहता हूं, यानी किसी भी इलीगल पर्पज को आप क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए या उसे करने के लिए, और अपने एडवोकेट को क्लाइंट क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, उसको बता रहा है कि मैं ये करना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें, या उसके लिए पहले से उसको क्या कर रहा है, हायर कर रहा है कि आप मेरी तरफ से आपको केस लड़ना है, ठीक है, मैं ये काम करने जा रहा हूं। दूसरा, ऐसा कोई भी फैक्ट जो किसी एडवोकेट ने अपनी ऐसी हैसियत में सर्विस के अनुक्रम में अवलोकन किया हो, ठीक है ना, यानी ऑब्जर्व किया हो उसको, और उस फैक्ट से ये दर्शित होता हो कि उसकी सेवा के प्रारंभ के बाद में क्या किया गया है, कोई अपराध किया गया है या फिर कोई कपट किया गया है। ठीक है, तो उस चीज को भी क्या कर सकता है, एडवोकेट डिस्क्लोज कर सकता है। तीसरा यहां पर ये है, एक्सेप्शन वो दो ही हैं, तीसरा यहां पर ये कह रहा है कि ये मायने नहीं रखता है ना, ये इमैटेरियल है, तत्वहीन है, ये मायने नहीं रखता है कि जो ऊपर परंतु यानी प्रोवाइजो बताए गए हैं उनमें निर्दिष्ट ऐसे अधिवक्ता का ध्यान ऐसे फैक्ट के प्रति उसके क्लाइंट के द्वारा या उसकी ओर से वहां पर उसको ध्यान दिलाया गया था या नहीं दिलाया गया था, ये मायने नहीं रखता है। अगर वो फैक्ट ऐसे हैं जिनसे किसी अपराध का या कपट जो है वो किया गया है उसकी सेवा के प्रारंभ के बाद में, तो वहां पर उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, और एक चीज इसमें यहां पर एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि ये जो यहां पर ऑब्लिगेशन लगाया गया है ना कि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, वो उसकी जो प्रोफेशनल सर्विस है उस प्रोफेशनल सर्विस के खत्म हो जाने के बाद भी ये ऑब्लिगेशन उस पर लगी रहेगी जो डिस्क्लोज करने की है। ठीक है ना, बताई उसने अपनी सर्विस के दौरान है, लेकिन वो उसको डिस्क्लोज कब नहीं कर सकता, उसको बाद में नहीं कर सकता। जैसे कोई व्यक्ति बताता है ना, तो ये क्या है कि अगर किसी भी क्लाइंट को अगर इन चीजों को डिस्क्लोज करने से एडवोकेट को रोका नहीं गया तो कोई भी क्लाइंट अपना केस जो है वो नहीं लेके आएगा किसी एडवोकेट के पास में। ठीक है ना, और ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग में ब्रेक हो जाएगा, है ना, किसी को जस्टिस नहीं मिल पाएगा फिर इससे। तो इसलिए ये जो प्रोविजन है वो लगाए गए हैं। ठीक है ना, यानी क्योंकि जो एडवोकेट है वो क्या है, वो एक एडवाइजर है, सलाहकार भी है ना, कानूनी सलाहकार है, लीगल एडवाइजर है। और यदि लीगल एडवाइजर को कोई कम्युनिकेशन यानी कोई बात बताई जाती है और उसको डिस्क्लोज करने की वहां पर परमिशन दे दी जाती है, तो वहां पर क्या करेगा कि कोई भी क्लाइंट आएगा वो अपना उसको मैटर ही नहीं बताएगा, उसको बताने से वो क्या करेगा, डरेगा। ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा कि उसको फिर वकील जो है वो वहां पर कॉपरेट उसको नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो यहां पर एक्सेप्शन भी हो गए, इलीगल पर्पस हो गया है आपका। ठीक है ना, और अगर उसके बात बताने के बाद में उसने
फैक्ट जो है ऐसे हैं जिनसे किसी अपराध का या कपट का पता चलता है, तो उनको भी, ठीक है ना, डिस्क्लोज किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन एग्जाम में आते हैं। जैसे क्लाइंट ए है, और क्लाइंट ए ने एडवोकेट बी से कहा है कि मैंने फोर्जरी की है, कूट रचना की है, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी क्या करें, डिफेंस करें मेरी ओर से। तो ये जो कम्युनिकेशन बताई है ना, ये यहाँ पर डिस्क्लोज करने से प्रोटेक्टेड है, यानी यहां उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता एडवोकेट। लेकिन अगर वो कहे कि मैं करना चाहता हूं अपराध, ठीक है ना, यहां पर देखिए ये कह रहा है कि क्योंकि ऐसे व्यक्ति की डिफेंस करना वो क्या है, क्रिमिनल पर्पस यहां पर नहीं है, और जिसका दोषी होना ज्ञात हो, है ना। तो मैं यहां पर जो सेकंड आप देखेंगे कि एक क्लाइंट है ए, वो अपने एडवोकेट बी से कहता है कि मैं संपत्ति पर कब्जा कूट रचित विलेख के उपयोग द्वारा प्राप्त करना चाहता हूं, है ना। अभी अपराध किया नहीं है, वो करना चाहता है, तो किसी अवैध प्रयोजन हो गया, यहाँ पे इलीगल पर्पज हो गया कि किसी प्रॉपर्टी पर वो पोजेशन चाहता है, किसके द्वारा, एक फोर्ज्ड डीड के द्वारा। तो फोर्ज डीड के यूज के द्वारा वो एक पोजेशन चाहता है, और इस आधार पर वाद लाने की वो उससे क्या कर रहा है, एडवोकेट से प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर ये जो कम्युनिकेशन है वो, क्योंकि इसका क्रिमिनल पर्पज है और इसके क्रिमिनल पर्पज के फर्दरेंस में ये होने से, इसको डिस्क्लोज करने से प्रोटेक्टेड नहीं है, यानी इसको डिस्क्लोज कर सकता है। अब ऐसे ही सेकंड यहाँ पर थर्ड है कि ए पर यहाँ पर क्या है, एम्बेजलमेंट यानी गबन का आरोप लगाया जाता है, और गबन का आरोप लगाए जाने पर वह अपने डिफेंस करने के लिए एडवोकेट बी को रखता है वहां पर, ठीक है। और अब क्या है कि गबन के आरोप में यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जो है गड़बड़ी कर दी जाती है, ठीक है, जितनी रकम देनी थी। तो यहाँ पर वही है कि कपट करने जो है, कपट किया गया है उसके फैक्ट में। तो मेन बात यहाँ पर यही है कि रकम में कुछ फैक्ट वगैरह जो है इधर उधर किए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये भी क्या है, डिस्क्लोज करने से यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, कपट किया जा रहा है। तो मेन यहाँ पर यही बात कही गई है, तो ये सिंपल है। अब एक बात थी यहाँ पे कि क्लाइंट अपने एडवोकेट को तो बता रहा है, तो इसका जो थर्ड प्रोवाइजो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो डिस्क्लोज करने की बात केवल क्लाइंट और एडवोकेट के बीच की नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये लागू होती है किसको, इंटरप्रेटर जो होते हैं, निर्वचनकर्ता जो होते हैं, या फिर उनके जो क्लर्क होते हैं उनको, या फिर उनके एम्प्लॉय जो होते हैं उनको भी यहाँ पर लागू होगी। और ये आपके 127 जो सेक्शन है वो है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो इंटरप्रेटर हैं इनको अगर आप एविडेंस देखेंगे तो वहां पर वर्ड है इसका नाम द्विभाषिया, ठीक है ना। यहाँ पर निर्वचनकर्ता वर्ड प्रयोग किया गया है, ऐसे ही वहां पर यहाँ पर कर्मचारी है, वहां पर सेवक वर्ड का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो ये शब्दावली में हिंदी में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। तो इसमें अधिवक्ता यानी एडवोकेट के अलावा और कौन आ जाता है, इंटरप्रेटर और क्लर्क या एम्प्लॉयज उनके, ठीक है, वो भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे ही यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो भी इसी का एक्सटेंशन है एक तरह से। यहां पर ये कह रहा है कि वॉलंटरी यानी स्वेच्छा साक्ष्य देने से विशेषाधिकार का अभित्यक्त नहीं होना, यानी प्रिविलेज जो है, जो विशेषाधिकार मिला हुआ है वो छोड़ा नहीं जा सकता, त्यागा नहीं जा सकता। किस कारण से, बाय वॉलंटरी एविडेंस, यदि आप अपनी इच्छा से साक्ष्य देना चाहते हो, ठीक है ना, यानी स्वयं के पेश होने के द्वारा, यानी स्वैच्छिक साक्ष्य आप जो देना चाहते हो, तो कोई वाद का कोई भी पक्षकार है और वो अपने आप स्व प्रेरणा से, खुद की इच्छा से ही वो क्या करता है या अन्य तरीका से उसमें साक्ष्य देता है, तो वो यहाँ पर ये नहीं समझा जाएगा कि उसने ऐसे प्रकटन करने के लिए, जैसा कि सेक्शन 132 में, यानी जो हम 126 पढ़ रहे थे अभी, उसमें अपनी कंसेंट वहां पर दे दी है, ठीक है ना। अगर वो खुद ही वहां पर जो, जिसने मान के चलो ए और बी नामक व्यक्ति थे और ए ने कम्युनिकेशन यानी कोई बात बताई बी को, बी है एडवोकेट, अब ए खुद ही यहाँ पर उस बात को बताना चाहे, है ना, वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है, तो ये नहीं समझा जाएगा कि यहाँ पर उसने परमिशन दी है। अब एडवोकेट इसको बता रहा है और एडवोकेट खुद ही फिर डिस्क्लोज करना चाहे,
तो यहाँ पर ये नहीं माना जाएगा कि इसने परमिशन दी है यहाँ पर, ठीक है। और यदि किसी सूट या प्रोसीडिंग्स का कोई भी पार्टी है, पक्षकार है, वो ऐसे किसी एडवोकेट को विटनेस के रूप में बुलाता है, ठीक है ना, कोई भी पक्षकार ऐसे एडवोकेट को विटनेस के रूप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे डिस्क्लोज करने के लिए अपनी परमिशन दी है केवल तभी समझा जाएगा जब वह ऐसे एडवोकेट से उन बातों के बारे में प्रश्न करता है और जिन्हें डिस्क्लोज करने के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वतंत्र नहीं होता, यानी वह उनके प्रश्नों का उत्तर जो है वहां पर देना चाहता है, ठीक है ना। यानी उसको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देने से जो है रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सेक्शन 132 जो है यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे 134। जो 134 सेक्शन है यहाँ पर वो बात करती है आपकी विधि सलाहकारों से जो गोपनीय संसूचनाएं होती हैं, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती हैं, किससे, लीगल एडवाइजर जो होते हैं उनसे, तो उनको भी प्रकट करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। तो सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं है, मार्जिनल लाइन है इसका, ठीक है। बस वही इतना ही काम का है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कॉन्फिडेंशियल, जो गुप्त जो बातें होती हैं, गुप्त संसूचनाएं जो होती हैं, उनको जो उसके व्यक्ति के मतलब और उसके विधि सलाहकार यानी जो लीगल एडवाइजर है उनके बीच में जो गोपनीय बातें हुई हैं उनको किसी कोर्ट को डिस्क्लोज करने के लिए यहाँ पर कंपेल नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक वह अपने को, व्यक्ति जो है वह अपने को विटनेस के तौर पर वहां पर पेश ना कर दे, ठीक है ना। और ऐसे पेश करने की कंडीशन में किन्हीं भी ऐसी बात को, जो बात बताई गई है विधि सलाहकार को, जो उसने दी है ना, जिन्हें उस साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होता हो, तब वहां पर प्रकट करने के लिए क्या है, विवश किया जा सकता है। लेकिन अन्य संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अगर कोर्ट को खुद लगता है कि किसी एविडेंस को स्पष्ट करने के लिए जानना बहुत जरूरी है, तब कोर्ट की परमिशन से यहाँ पर उसको डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। लेकिन अदर जो कम्युनिकेशन रहेंगी इस साक्ष्य को स्पष्ट करने के अलावा, तब वहां पर उनको डिस्क्लोज करने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये आपका 134 सेक्शन हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका 135, यानी जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों को प्रस्तुत किया जाना, यानी प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड्स ऑफ विटनेस नॉट ए पार्टी, जो कि पार्टी नहीं है। तो कोई गवाह है और वो पक्षकार नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट उसके पास में है, ठीक है ना। हक विलेख जो है उनको पेश करने के लिए उसको बुलाया जाना, और तब उसकी परीक्षा क्या कोर्ट में की जा सकती है? तो परीक्षा उसकी तब तक नहीं की जा सकती जब तक उसको वहां पर गवाह के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है। तो अगर वो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए यानी टाइटल डीड को पेश करने के लिए बुलाया गया है तो तब उसकी परीक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है ना। यानी कोई भी विटनेस जो वाद का पक्षकार नहीं है वहां पर, और किसी संपत्ति संबंधी अपने जो उसके टाइटल डीड्स हैं, हक विलेख हैं, है ना, ये दस्तावेज हैं ओनरशिप से रिलेटेड या पोजेशन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या फिर किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को जिसके बल पर यानी जिसके बेस पर वह जो गिरवीदार है यानी जिसको प्लेजी बोलते हैं, या बंधकदार है जिसको मॉर्गेजी बोलते हैं, उसके रूप में कोई प्रॉपर्टी वो रखता है, ठीक है ना। क्योंकि जो सामान किसी के, मान के चलो ज्वेलरी है वो रख ली है ना, या किसी की जमीन जो गिरवी रखी हुई है, अब उनको यानी गिरवीदार या बंधकदार जो रहते हैं उनको किसी डॉक्यूमेंट को या किसी डॉक्यूमेंट को जिसका पेश करने के कारण उसे अपराध में फंसाने की उसकी प्रवृत्ति रखता है डॉक्यूमेंट, उसको पेश करने के लिए यहाँ पर जो है कंपेल नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी साक्षी को जो वाद का पक्षकार नहीं है और उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो अपने टाइटल डीड्स हैं या फिर ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बल पर उसने अपनी किसी सामान को, किसी मकान वस्तु को, किसी जमीन को क्या क्या गिरवी रखा है, बंधक के रूप में रखा है, उस डॉक्यूमेंट को, है ना, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अगर उसको पेश कर देगा तो उसको
अपराध में फंसा सकता है। ऐसे डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए कोर्ट के द्वारा यहाँ पर उसको कंपेल नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक अगर वो ऐसे विलेखों के यानी जो टाइटल डीड हैं उनको पेश करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे वो अधिकार उसका उत्पन्न हुआ है, उस ऐसे व्यक्ति के साथ जो अधिकार उत्पन्न हुआ है उससे वह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें प्रस्तुत करने का लिखित करार न कर लिया हो। तो कब जो डिस्क्लोज किया जा सकता है या उसको पेश किया जा सकता है? जब रिटन एग्रीमेंट उसका हो जाता है, ठीक है ना, दोनों के बीच में जब रिटन एग्रीमेंट हो जाता है तब वहां पर क्या किया है, तब वहां पर प्रस्तुत करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ में जब रिटन एग्रीमेंट हो जाता है या ऐसे व्यक्ति के साथ में जिससे वो अधिकार क्या होता है, ड्राइव होता है, व्युत्पन्न होता है, वो अगर दावा करता है पेश करने के लिए तो वहां पर वो लिखित करार करने के बाद में उसको पेश कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्जिनल आपको इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे 136 सेक्शन जो कि आपकी 131 इससे रिलेटेड है कि ऐसे डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है, पोजेशन है, उसको पेश करने से इनकार कर सकता था। ठीक है ना, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को पेश करना, तो कोर्ट सेक्शन यहाँ पर 136 जो कि 131 से रिलेटेड है, ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति है जिसके पोजेशन में ऐसे डॉक्यूमेंट हैं या उसके कंट्रोल वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के लिए जिनको पेश करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति यदि वे उसके पोजेशन में होते या उसके कंट्रोल में होते तो उनको पेश करने से क्या करता, इनकार करने का हकदार होता। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक कि ऐसा अंतिम वर्णित व्यक्ति उन्हें प्रस्तुत करने के लिए सहमति नहीं देता है। अंतिम वर्णित व्यक्ति का मतलब क्या है? जो 135 सेक्शन में हमने अभी पढ़ा है कि जो यहाँ पर लिखित करार नहीं कर लेता है प्रस्तुतिकरण की वांछा रखने वाले व्यक्ति के साथ या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार से व्यक्ति दावा करता है। ठीक है, तो यहां पर वो क्या है, यहां पर अंतिम वर्णित व्यक्ति यहां पर उन्हें प्रस्तुत करने की सहमति जब तक नहीं देता है तब तक उसको विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सिंपल सेक्शन है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है यहाँ पर ये। अब उसके बाद में यहां से नेक्स्ट यहां पर क्लॉज चलेगा आपका 137 से लेकर के 139 सेक्शन तक। ठीक है, और ये थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 138 सेक्शन और 137 भी यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, तो इन दोनों सेक्शन को, तीनों सेक्शन को बल्कि 137, 138, 139 इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।